ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर? मिरर फॉर विच आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकल लेंथ, पी मतलब पावर। तो मिरर फॉर विच रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, आर इंफिनिटी, फोकल लेंथ इंफिनिटी, एफ इंफिनिटी एंड पावर जीरो, पी जीरो। तो ऐसा मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी हो, फोकल लेंथ इंफिनिटी हो और पावर जीरो हो, उसे प्लेन मिरर कहेंगे। ओके, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। हम लोग अभी केवल रियल ऑब्जेक्ट का ही इमेज प्लेन मिरर में देखेंगे। ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग केवल रियल ऑब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? देखिए, प्रॉपर्टी पहला है ऑलवेज वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल बनेगा। ऑफ सेम साइज, सेम साइज का बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। एंड एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड प्लेन मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी उतना ही पीछे बनेगा मिरर के जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने था। तो फाइनली क्या क्या हो गया, क्या देख रहे हैं हम लोग कि रियल ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, रियल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है। 3 पॉइंट बहुत जरूरी है। हमेशा वर्चुअल बनेगा, सेम साइज का बनेगा और मिरर से उतना ही दूर पर इमेज होगा जितना दूर पर ऑब्जेक्ट है। अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हाँ, तो एग्जांपल देखिए, यह एक प्लेन मिरर है, यह एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर से एक डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है, इस प्लेन मिरर से एक डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है। तो इसका इमेज बना आई, इस ऑब्जेक्ट ओ का इमेज बना आई। देख लो भैया, कितना डिस्टेंस पीछे बना, एक्स डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पर इमेज होगा। मिरर के पीछे बनेगा इमेज तो हम लोग उसे वर्चुअल कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर होगा इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पर होगा। सेकेंड एग्जांपल देखिए, ये मिरर था, मिरर से एक डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है जिसका हाइट h है। मिरर से एक डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है जिसका हाइट h है। तो इसका इमेज बना है I। देखिए कैसे, कितना दूर था ऑब्जेक्ट x, तो कितना दूरी पर इमेज बना x, सेम डिस्टेंस पे बना। ओके, कितने साइज का ऑब्जेक्ट था, h हाइट का, तो कितने साइज का इमेज बना, h हाइट का, तो सेम साइज का इमेज बना। तो इस तरह से प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होता है इमेज उतना ही डिस्टेंस दूसरी तरफ होता है। ऑब्जेक्ट जितने साइज का होता है इमेज भी उतना ही साइज का होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनरली इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर इरेक्ट। आमतौर पे प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है, बट प्लेन मिरर कैन आल्सो फॉर्म्स इन्वर्टेड इमेज। प्लेन मिरर किसी रियल ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है। एग्जांपल देखिए, ये रहा प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर के ऊपर आपने कैंडल जला रखा है। क्या जला रखा है, कैंडल जला रखा है। कैंडल किधर है, वर्टिकली अप। तो देखिए इसका इमेज ये दिख रहा है डॉटेड लाइन में। कैसा इमेज बना इसका, वर्टिकली डाउन। तो ऑब्जेक्ट कैंडल कैसा है, ऊपर, इमेज कैंडल कैसा है, नीचे। तो हो गया ना इन्वर्टेड। तो इस तरह से प्लेन मिरर किसी रियल ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज ही बना सकता है। तो इन्वर्टेड इमेज बनाने की भी क्षमता होती है प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस लेफ्ट राइट इन्वर्जन। ये इन्वर्जन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन्वर्जन, INV
INVERSION, INVERSION, इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस लेफ्ट राइट इन्वर्जन। क्या मतलब हुआ इसका कि प्लेन मिरर जब इमेज बनाता है तो राइट का लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट का राइट बन जाता है। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपने इमेज को जब देखेंगे तो आपका राइट हैंड लेफ्ट साइड दिखाई देगा और लेफ्ट हैंड राइट साइड दिखाई देगा। जैसे कि एग्जांपल लिख रखा है मैंने, image of a right-handed coordinate system is left-handed coordinate system। राइट-हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लेन मिरर के सामने रख दिया जाए तो जब उसका इमेज देखेंगे तो वह लेफ्ट-हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया होगा। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने एक क्लॉक लिया है, क्लॉक घड़ी, लेकिन यह डिजिटल क्लॉक नहीं है, यह नीडल्स वाली क्लॉक है, सुइयों वाली घड़ी है। दीवार पे आपने टांग दिया है। अब जिस दीवार पर नीडल वाली घड़ी लगी हुई है, उस दीवार के सामने वाली दीवार पर एक प्लेन मिरर भी है। तो प्लेन मिरर क्या करेगा, उस घड़ी का इमेज बनाएगा। तो हम लोगों को यह पता करना है कि उस घड़ी का जब प्लेन मिरर में इमेज बनेगा, उस इमेज को देखकर हम लोग क्या टाइम फील करेंगे। तो वही मैंने लिखा, ऑब्जेक्ट क्लॉक, वह क्लॉक जो दीवार पे टंगा हुआ था, ऑब्जेक्ट क्लॉक टाइम इज टी। ऑब्जेक्ट क्लॉक का टाइम टी है। टी कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 10:40। यह भी मान सकते हैं आप, चॉइस है आपकी, कुछ भी मानिए। तो लेट ऑब्जेक्ट क्लॉक टाइम इज टी। तो आप जब घड़ी का इमेज देखेंगे प्लेन मिरर में, उसमें क्या बजा होगा, तो वो लिखा जा रहा है, टाइम इन इमेज क्लॉक इज, दो फॉर्मूला बना हुआ है, 12 माइनस टी और 24 माइनस टी। 12 माइनस टी और 24 माइनस टी। तो 24 माइनस टी यह तब अप्लाई करना है जब घड़ी में समय 12 और 1 के बीच हो रहा हो। 12 से 1 के बीच का कोई टाइम बज रहा हो, जैसे 12:10, 12:50, 12:35, एटसेट्रा। तो 12 और 1 के बीच अगर कुछ बज रहा हो तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 24 माइनस टी। इसके अलावा कुछ भी बज रहा हो, इसके अलावा अगर कुछ भी टाइम हो रहा हो तो फॉर्मूला अप्लाई करना है 12 माइनस टी। 12 माइनस टी, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नोट करिएगा आप, मैं लिखूंगा नहीं, आप नोट करिएगा। यह टी टाइम जो घड़ी में बज रहा था, क्या माना था मैंने, 10:40। तो 10:40 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 12 माइनस टी, क्योंकि 10:40 12 और 1 के बीच नहीं आता है। तो 12 और 1 के बीच नहीं आता तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, 12 माइनस टी। तो क्या करना है आपको, 12 बजे में से 10:40 घटाइए। तो 12 बजे में से 10:40 घटाइए तो कितना बचा, 1:20। नहीं समझ में आया, 10:40 मान रहे हैं, टी को 10:40 मान रहे हैं। तो 10:40 हो चुका है, कितना और टाइम बीत जाए कि 12 बज जाए, घटाने का मतलब यही तो होता है। तो कितना और टाइम बीत जाए कि 12 बज जाए, 10:40 से कितना और टाइम बीते कि 12 बज जाए, 1:20। तो इसलिए 12 माइनस टी कितना आया, 1:20। इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस लेफ्ट राइट इन्वर्जन। ओके, ठीक है, क्या क्या पढ़ लिए आप, प्लेन मिरर का रियल, प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, सेम साइज का, कितने डिस्टेंस पर बनता है, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, यह एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट कितने दूर पर है, x, वो ऑब्जेक्ट है कितने दूरी पर है, x, तो इमेज भी कितनी दूरी पर होना चाहिए, i, इमेज i कितनी दूरी पर होना चाहिए, x, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x तो इमेज का भी डिस्टेंस x। ओके, लेकिन ये तो रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग, ये तो रॉन्ग लिखा हुआ है, कटा हुआ है ये।
रॉन्ग लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी प्लेन पर किसी भी पॉइंट से जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुआ। ये जो x है यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट O से परपेंडिकुलर ऐसे बनना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करना चाहिए था। इसलिए ऐसी भूल के भी गलती नहीं करिएगा। तो करना कैसे है, देखिए अभी बता रहा हूं मैं। मान लीजिए यह एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट ओ इतना बड़ा है, एरो जैसा दिखा दिया गया है, इतना बड़ा है। इसका लोअर एंड को नाम दिया 1, अपर को नाम दिया 2। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट का इमेज आई बनाएंगे। यहाँ पर कैसे बनाना है देखिए, लोअर एंड 1 का इमेज बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, पॉइंट 1 से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, पॉइंट 1 से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। अब जितना डिस्टेंस पर पॉइंट 1 है उतना ही डिस्टेंस पर पॉइंट 1 का इमेज बना दीजिए दूसरे तरफ। यह ऊपर है x डिस्टेंस मान लीजिए, तो यह नीचे होगा x डिस्टेंस पर। तो इस तरह से इमेज बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे पॉइंट 2 का इमेज आप बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, पॉइंट 2 से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, पॉइंट 2 से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। अब जितना डिस्टेंस पर पॉइंट 2 था उतना ही डिस्टेंस पीछे पॉइंट 2 का इमेज बना दीजिए। तो इमेज कैसे बनाना है, हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। अब क्या करना है, 1 2 जोड़ दो, तो ओ आई का, ओ ऑब्जेक्ट का इमेज आई बन गया। ठीक, तो हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉप करके इमेज बनाने की कोशिश करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनी साइज ऑफ मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ एनी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी साइज का मिरर, चाहे मिरर कितना भी छोटा क्यों ना हो, एनी साइज ऑफ मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ एनी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी साइज का मिरर किसी भी साइज के ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकता है। बस होगा ये कि इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर्स ऑफ स्मॉलर अपर्चर। अपर्चर मतलब रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है। तो अपर्चर मतलब आप समझिए कि कितना उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया है, मिरर बड़ा है कि छोटा है, यानी साइज। तो इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर ऑफ स्मॉलर साइज इज लेस ब्राइटर। अगर कोई छोटा मिरर है जिससे आप इमेज बनता हुआ देख रहे हैं तो वह इमेज की ब्राइटनेस कम होगी। तो छोटा मिरर भी किसी भी साइज के ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ब्राइटनेस कम होगी, है कि नहीं। तो किसी भी साइज का मिरर किसी भी साइज के ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकता है। अब देखते हैं some important points about law of reflection। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानने की कोशिश करना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानने से पहले कुछ डायग्राम में क्या बना है देखिए, यह एक प्लेन मिरर बना हुआ है, ये एक प्लेन मिरर बना हुआ है। इस प्लेन मिरर पर ये एक रे इंसिडेंट हो रही है, जिस रे का नाम आई लिखा हुआ है। तो प्लेन मिरर पर रे आई इंसिडेंट हुई और प्लेन मिरर ने उसे रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे आर बन गया। यह प्लेन मिरर था, लाइट इंसिडेंट हुई कहां पर, पॉइंट पी पर। तो मिरर ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया तो ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट पी, इस पॉइंट पी जहां पर रे इंसिडेंट हुई है, इस पॉइंट पी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, इस पॉइंट पी को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ठीक, तो अब आप क्या करिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर पे परपेंडिकुलर बना दीजिए। क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी पर मिरर पे परपेंडिकुलर बना दीजिए। तो यह क्या कहलाएगा, नॉर्मल एन, नॉर्मल कहलाएगा। ऐसी तो नॉर्मल बनता है ना। तो ये रहा प्लेन मिरर, पॉइंट पी पर लाइट आई तो ये रहा नॉर्मल, ये रहा
आई मतलब इंसिडेंट रे, आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल्स का मेजरमेंट करना है, तो सारे एंगल्स का मेजरमेंट कहाँ से होना चाहिए? नॉर्मल से। सारे एंगल का मेजरमेंट नॉर्मल से होना चाहिए। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे के एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को क्या बोलेंगे? आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, हालांकि आप चाहें तो एंगल्स का मेजरमेंट मिरर से भी कर सकते हैं, ये तो अपनी चॉइस ना कि मेजरमेंट कहाँ से किया जा रहा है। तो मेजरमेंट अगर आप मिरर से करते हैं तो इंसिडेंट रे का मिरर से एंगल अल्फा और इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्ट सॉरी रिफ्लेक्टेड रे का मिरर से एंगल बीटा। क्या? इंसिडेंट रे का मिरर से अल्फा एंगल, रिफ्लेक्टेड रे का मिरर से बीटा एंगल। ओके, तो अल्फा को क्या कहते हैं? ग्रेजिंग और ग्लांसिंग एंगल। अल्फा को कहते हैं ग्रेजिंग और ग्लांसिंग एंगल। ठीक। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डायग्राम तो हम लोग समझ गए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखिए डायग्राम में इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर। इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर, यह सब सेम प्लेन में होते हैं। तो लिख लीजिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। एक बात। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, जानते हैं आप। बात करते हैं अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा क्या है? इंसिडेंट रे का मिरर से बना हुआ एंगल अल्फा, रिफ्लेक्टेड रे का मिरर से बना हुआ एंगल बीटा। तो बात करते हैं ग्रेजिंग एंगल, ये रहा अल्फा, ग्रेजिंग और ग्लांसिंग एंगल। तो बात करते हैं अल्फा बीटा का। देखिए यहाँ डायग्राम में अल्फा प्लस आई दोनों जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। बीटा प्लस आर जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तो आप आई को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस अल्फा। आर को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस बीटा। तो वही लिख दिया है मैंने। आइए पॉइंट नंबर 1 में देखिए, आई इक्वल टू आर लिखा है। अब इस आई को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस अल्फा। आर को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस बीटा। तो क्या आ गया इसका मतलब? देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा। अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया। यानी सिंपल भाषा में, नॉर्मल से नॉर्मल से जितने एंगल पर लाइट आएगी उतने एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, या फिर मिरर से जितने एंगल पर लाइट आएगी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, अल्फा इक्वल टू बीटा। ओके। थर्ड पॉइंट देखिए, ये डेल्टा है, डेल्टा लिखा हुआ है। डेल्टा मतलब डेविएशन, एंगुलर डेविएशन भी कहते हैं इसे। डेल्टा मतलब डेविएशन, मतलब एंगुलर डेविएशन। देखिए कैसे, डायग्राम देखिए, यह रे ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, ऐसे डॉटेड लाइन के क्रॉस इसको चले जाना था। तो यह रे को डॉटेड लाइन के एलोंग जाना चाहिए था, लेकिन मिरर ने इसे रिफ्लेक्ट करके घुमा दिया है। ओके, तो इंसिडेंट रे को डॉटेड लाइन के एलोंग आना चाहिए था, लेकिन मिरर ने इसे रिफ्लेक्ट करके बेंड कर दिया, घुमा दिया। तो जितने एंगल से घुमा दिया, मिरर ने इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को जितने एंगल से घुमा दिया है, उसी एंगल को एंगुलर डेविएशन डेल्टा कहते हैं। कैसे मेजर होगा ये देखिए, डायग्राम में देखिए, ये एंगल अल्फा है, तो अल्टरनेट एंगल, यह भी अल्फा हुआ छोटा वाला एंगल, और ऊपर बीटा तो था ही। तो पूरा डेल्टा कितना हो गया? पूरा डेल्टा कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा। ये पूरा डेल्टा कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा। तो इसे लिखा हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब हम लोग जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 2 अल्फा। तो एंगुलर डेविएशन का फॉर्मूला बन गया डेल्टा इज इक्वल टू 2 अल्फा। डेल्टा इज इक्वल टू 2 अल्फा। हाँ, अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को एंगल ऑफ इंसिडेंस आई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल है, आई प्लस अल्फा कितना था? 90 डिग्री।
अल्फा कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। इस डायग्राम से देखिए अल्फा मतलब 90 माइनस आई। तो करना यही है कि यहाँ पर फॉर्मूले में डेल्टा इज इक्वल टू 2 अल्फा में अल्फा को 90 माइनस आई लिख देना है। अल्फा को 90 माइनस आई लिख देना है। तो 2 तो पहले सही है, 2 इंटू 90 माइनस आई कितना आ गया 180 माइनस 2 आई। 180 को पाई लिख दिया एंगल में, रेडियंस में। तो फॉर्मूला क्या बन गया एंगुलर डेविएशन का पाई माइनस 2 आई। तो एंगुलर डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 आई। आप चाहे तो डायरेक्शन दिखा सकते हैं, मिरर ने किधर घुमाया है इंसिडेंट रे को, डायग्राम देखो मिरर ने किधर घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज। तो वही डायरेक्शन लिख दिया गया है कि डेविएशन एंगुलर डेविएशन पाई माइनस 2 आई हुआ किधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए, let the mirror is in xz plane and incident ray reflected ray are represented in by vectors। मान लीजिए कोई मिरर xz प्लेन में है और हम लोग इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को वेक्टर में लिखना चाहते हैं। जल्दी से देखिए मिरर कौन से प्लेन में है xz प्लेन में। तो मिरर का नॉर्मल क्या हो गया y एक्सिस, xz प्लेन का परपेंडिकुलर y एक्सिस। तो मिरर xz प्लेन में है तो उसका नॉर्मल हो गया y एक्सिस। ठीक, अब ये रहा इंसिडेंट रे ai प्लस bj प्लस ck, ai प्लस bj प्लस ck। तो इस इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे यहाँ लिखा हुआ है r वेक्टर बराबर ai माइनस bj प्लस ck। तो पहचानिए ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, क्या हुआ प्लस बीजे कैप से माइनस बीजे कैप। तो क्या हुआ कंपोनेंट along नॉर्मल ऑफ मिरर इज रिवर्स्ड। तो क्या करना है आपको नॉर्मल के along वाला कंपोनेंट उल्टा कर देना है। कंपोनेंट along नॉर्मल ऑफ मिरर इज रिवर्स्ड। तो जब भी इस तरह से करना है वेक्टर फॉर्म में तो नॉर्मल के along जो कंपोनेंट है उसे अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म क्या करना है देखिए, यह मान लीजिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिरर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिरर है। तो नॉर्मल किधर हो जाएगा वाई एक्सिस के लॉन्ग। नॉर्मल को आप एन कैप चाहे जे कैप, अभी फिलहाल एन कैप लिख रहा हूं मैं। तो मिरर किधर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो नॉर्मल किधर हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग। यह एक इंसिडेंट रे आई तो मिरर ने उसे रिफ्लेक्ट करा दिया। क्या गिवन होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, नॉर्मल के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप, और आपको रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप लिखना होगा। ओके, तो मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यह भी थीटा ही होगा। फिलहाल लिख दिया है आर, आर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये तो बराबर ही होते हैं, आर थीटा ही होगा। ठीक, तो हम लोग इंसिडेंट रे को इस आई कैप को वेक्टर में लिखने की कोशिश करेंगे। पहले ध्यान रखिएगा करना क्या है, या आर कैप रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप, इस आर कैप को आई कैप और एन कैप के टर्म्स में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मिरर किधर था एक्स एक्सिस के लॉन्ग, नॉर्मल किधर था वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो आप इसे एक्स वाई एक्सिस मानिए, एक्स वाई प्लेन मानिए। ठीक, तो इंसिडेंट रे किधर जा रहा है, इंसिडेंट रे जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये मत समझना कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो ऊपर की ओर जाता, ये नीचे आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इंसिडेंट रे किधर है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इंसिडेंट रे वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है थीटा, यहाँ डायग्राम में दिख रहा है आपको देखिए, मिरर रहा एक्स एक्सिस, नॉर्मल रहा वाई एक्सिस, इंसिडेंट रे फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है थीटा। तो जिधर से एंगल बनता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है कॉस, तो नीचे की ओर आएगा कॉस और प्लस एक जाएगा साइन। तो यूनिट वेक्टर आई कैप क्या लिख सकते हैं आप साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो y
एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव होगा, जिधर से एंगल उधर कॉस। तो आई कैप मतलब साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे को, रिफ्लेक्टेड रे कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। वाई एक्सिस से कितना एंगल यानी नॉर्मल वाई एक्सिस से कितना एंगल आर मतलब थीटा बन रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर लिखना है वाई एक्सिस से थीटा एंगल, इधर एंगल उधर कॉस कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट होगा कॉस, तो एक्स कंपोनेंट होगा साइन। तो आर कैप क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। तो आई कैप भी लिख दिया, आर कैप भी लिख दिया। अब इन्हें घटा दीजिए, आर कैप माइनस आई कैप कर दीजिए। तो आर कैप माइनस आई कैप जब करेंगे तो साइन थीटा कटेगा, ये उल्टा है, प्लस कॉस माइनस कॉस घटाने पे जुड़ गया, टू कॉस थीटा जे कैप। तो आर कैप माइनस आई कैप क्या बन गया, टू कॉस थीटा जे कैप। लेकिन हम लोगों के आंसर में कॉस थीटा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्या सोचा था कि आर कैप को लिखना है आई कैप और एन कैप के टर्म्स में, तो कॉस थीटा एलिमिनेट करना है। तो दूसरा डायग्राम फिर देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, ये आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या था एन कैप। तो ये रहा आई कैप और ये रहा एन कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आई कैप और प्लस वाई डायरेक्शन में एन कैप, कितने दोनों एंगल पर हैं, या दोनों कितने एंगल पे हैं, पाई माइनस थीटा। मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने जा रहा हूं, तो आई कैप डॉट एन कैप, आई कैप डॉट एन कैप, आई कैप डॉट एन कैप बराबर cos पाई माइनस थीटा। क्यों, अरे a डॉट b जब आप करते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो जाता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos ऑफ एंगल। लेकिन अगर a और b यूनिट वेक्टर्स हो तो मॉड ऑफ a 1 मॉड ऑफ b 1, क्या बचेगा, केवल cos ऑफ एंगल। तो ये यूनिट वेक्टर्स है ना, आई कैप और एन कैप क्या यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आई कैप डॉट एन कैप क्या बचा, केवल cos ऑफ एंगल, तो cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा। ओके, ये cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा होता है। तो हम लोग को करना सिंपल सा इतना ही है कि cos थीटा का वैल्यू यहाँ से लेना है और जहां तक पहुंचे डेरिवेशन में वहां रख देना है, ठीक। तो cos थीटा का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके यहाँ रखने जा रहा हूं मैं। तो क्या मिला मुझे, आर कैप माइनस आई कैप, आर कैप माइनस आई कैप बराबर टू, देखिए अपनी जगह पर है, cos थीटा की जगह रख दिया माइनस आई कैप डॉट एन कैप, यहाँ से cos थीटा की जगह यहाँ रख दिया, cos थीटा की जगह क्या रखा, माइनस आई कैप डॉट एन कैप। और जे कैप क्या, जे कैप मतलब प्लस वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो कि एन कैप था। तो जे कैप को क्या लिख सकते हैं आप, एन कैप। हेंस आर कैप बराबर, इस आई कैप को आर एच एस में ले आइए, तो आर कैप बराबर आई कैप माइनस टू आई कैप डॉट एन कैप डॉट एन कैप। तो ये फॉर्मूला बना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म। उम्मीद है कि इस फॉर्मूले पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, यह फॉर्मूला एज इट इज चार में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो यह जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं, मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकल है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना चाहिए आपको। ये चार में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, आज तक इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, यह खुद एक न्यूमेरिकल है और यह ऑप्शन टिक कर देंगे आप जब एग्जाम में आएगा तो, ठीक। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। ओके।